हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखेंगे आयुर्वेद। आयुर्वेद में जो बीएमएस होता है, तो बीएमएस में संस्कृत पेपर, ठीक है। पहले आयुर्वेद क्या होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद एक कोर्स होता है, जैसे डॉक्टर के क्षेत्र में होता है तो आयुर्वेद भी होता है एक उसमें, ठीक है। तो आयुर्वेद में अनेक सारे पुस्तक पढ़ने हैं, सिलेबस में है। तो एक है संस्कृत। तो संस्कृत में जो है लैंग्वेज तो संस्कृत होगा आयुर्वेद का, ठीक है। तो उसमें संस्कृत में क्या पढ़ना है उस सिलेबस को डिस्कस करते हैं ना। पहला क्या है इसमें कि पहले तो बता देते, दो पेपर होता है, ठीक है। संस्कृत में दो पेपर होता है। इसमें दो पेपर होता है, ठीक है। पहला पेपर जो होता है संस्कृत व्याकरण होता है। दूसरा पेपर जो होता है वो होता है ठीक है, आयुर्वेद से संबंधित विषय होता है दूसरा टॉपिक, ठीक है। तो पहला देखते हैं, पहला पेपर है संस्कृत, ठीक है। पहला पेपर में क्या पढ़ना है, तो संस्कृत का वर्ण परिचय पढ़ना है। संस्कृत का वर्ण परिचय, संस्कृत में वर्णों का परिचय पढ़ना है। इसके अंतर्गत क्या क्या टॉपिक है, तो पहला है महेश्वर सूत्र, महेश्वर सूत्राणी। दूसरा है उच्चारण स्थान, ठीक है। तीसरा है बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। प्रयत्न कितने होते हैं, तो दो हैं, ठीक है। कौन सा, तो पहला आभ्यंतर प्रयत्न, दूसरा है बाह्य प्रयत्न। उसके बाद आता है हमारा संज्ञा, ठीक है। तो संज्ञा भी पढ़ना है। जैसे संज्ञा किसको बोलते हैं, तो जिसका भी नाम है, ठीक है, उसको संज्ञा बोलते हैं, सीधा, है ना। तो यहाँ पे जो है संज्ञा किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे जो संज्ञा बोलेंगे वो बोलेंगे संस्कृत में जो वर्ण है, वर्णों का समूह को संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। जैसे आ, ई, उ, इन तीन, आ, ए, ओ, ठीक है। ये जो तीन वर्ण है, जैसे आ, ए, ओ, इन तीन वर्णों को संस्कृत में गुण संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से संज्ञा पढ़ना, जैसे यहाँ पे क्या पढ़ना है संज्ञा में, तो संयोग संज्ञा है, सनिता संज्ञा है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा है, अनुनासिक संज्ञा है, पद संज्ञा है, धातु संज्ञा है, उपसर्ग संज्ञा है, उसके बाद गुण संज्ञा है, वृद्धि संज्ञा है, ठीक है। फिर है इत संज्ञा, फिर आता है इत संज्ञा, लोप संज्ञा, प्रत्याहार, उदात, अनुदात, स्वरित, स्वर्ण, निपात, प्रग्रह, ये हो गया संज्ञा, ठीक है। संज्ञा इतना ही पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है, ठीक है। उपसर्ग जो शब्दों के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग जो है, कितने उपसर्ग है टोटल, तो टोटल उपसर्ग जो है 22 है, 22, ठीक है। 22 उपसर्ग है टोटल, ठीक है। कौन कौन सा उपसर्ग है, तो पर, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, यपि, अधि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप, ठीक है। ये 22 उपसर्ग है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है अव्यय, ठीक है। अव्यय का क्या मतलब होता है, जिसका व्यय नहीं किया जा सकती। कहने का मतलब जिसमें कुछ जोड़ा नहीं जाता है, जैसे विभक्ति में जो होता है शब्द रूप जो होता है उसमें जोड़ा जाता है, ठीक है, और उससे कुछ हटाया भी जाता है। लेकिन अब ये एक ऐसा शब्द होता है जिसमें विभक्ति नहीं लगती है, जैसा रहता है वैसा ही वाक्य में प्रयोग हो जाता है। क्या है इसमें, जैसे पहला है चा, अपि, खलु, ही, किल, ननु, वा, एव,
ठीक है। फिर पुना, वीना, उच्चे, ऋते, एवं, सह, सार्धम, युगपद, तथा, यावत, तावत, इति, यदा, तदा, यदि, तर्हि, साकं, ना, कुत्र, कति, कुता, किमर्थम, कियत्, इह, तत्र, सर्वत्र, अन्यत्र, कुत्र, एकत्र, अत्र, तदा, अन्यथा, एक था, ठीक है। ये सभी हैं। तो इतने हम लोगों को अव्यय पढ़ना है, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, ठीक है, अगला टॉपिक है कारक, ठीक है। कारक है। कारक क्या होता है कि जो कार्य को करता है, ठीक है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वो कारक है, ठीक है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है वह कारक है, ठीक है। कारकों की संख्या संस्कृत में कितने बताई गई है? तो 6 है, ठीक है। कौन कौन सा है? तो कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है। इसमें जो है विभक्ति कितनी होती है? विभक्ति 7 होती है, ठीक है। कौन कौन सा है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ठीक है। उसके बाद जो है कारक देखते हैं कि कहने मतलब ये कर्ता कारक, ठीक है। फिर है कर्म कारक, फिर करण, संप्रदान, अपादान और संबंध तो है इसमें, संबंध तो हो गया, विभक्ति होता है, ठीक है। उपपद विभक्ति को सप्तमी विभक्ति बोलते हैं, ठीक है। संबंध और इसमें अधिकरण, ठीक है, हाँ, अधिकरण कारक, ठीक है। ये जो है इसका यही मतलब है ना, अधिकरण कारक। अब आगे देखते हैं, फिर आता है संधि। संधि में क्या पढ़ना है? तो संधि संस्कृत में कितने होते हैं, ठीक है। तो संधि जो है संस्कृत में 3 है। कितने हैं? तो 3 है। पहला है अच संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, ठीक है। तीसरा है विसर्ग संधि, ठीक है। अच संधि को बोलते हैं स्वर संधि, ठीक है, स्वर संधि। व्यंजन को व्यंजन संधि बोलते हैं, ठीक है। विसर्ग संधि, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहला अच संधि में क्या पढ़ना है, ठीक है। अच संधि को स्वर संधि बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है? तो यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, लोप संधि, पररूप संधि, पूर्वरूप संधि, प्रकृति भाव, ठीक है। अब आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या पढ़ना है? तो सचुत्व संधि, सटुत्व संधि, जसत्व संधि, अनुनासिक संधि, पररूप संधि, चरत्व संधि, पूर्वस्वर संधि, अनुनासिक संधि, पररूप संधि, चरत्व संधि, पूर्व स्वर्ण संधि, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में ऋत्व संधि और उत्व संधि, इसमें सत्व संधि भी एक होता है, ठीक है। तो इतने हम लोग को संधि पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद जो आता है समास, ठीक है, समास प्रकरण। समास क्या होता है, ठीक है। तो जहाँ पे संधि में तो होता था वर्णों का संयोग, ठीक है। यहाँ पे होता है शब्दों का संयोग, ठीक है। 2 शब्दों को मिलना समास है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब संस्कृत में जो है संधि समास है कितना?
ठीक है। तो संस्कृत में समास 5 बताया गया है, ठीक है। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा है बहुब्रीहि समास, और चौथा है द्वंद्व समास, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, द्वंद्व समास, ये चौथे नंबर का, ठीक है। अब पांचवा में आ गया केवल समास, ठीक है। पांचवा समास है केवल समास। अब यहाँ पे जैसे तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष में ही भेद हो जाता है, क्रमधारय और द्विगु, ठीक है। ये समास है। उसके बाद आता है हमारे पास पेपर, अच्छा इसी में है ना। अब आता है शब्द रूप। शब्द रूप क्या होता है? शब्द रूप जो है हम लोग देखते हैं कि बालका बालको बालका जो पढ़ते हैं उसी को बोलते हैं शब्द रूप, ठीक है। और शब्द रूप जो है इसमें जैसे पुल्लिंग में, ठीक है, पुल्लिंग में कौन कौन सा शब्द रूप पढ़ना है? तो वात, वेद्य, रुग्ण, राम, अग्नि, मुनि, गुरु, भानु, निरी, भ्रातृ, पितृ, गो, रागिन, ज्ञानिन, चंद्रमस, श्लेष्मन, मरुत, भिषज, स्वीर्द, कीदृश, एकदृश। उसके बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में जो है बला, रजु, वर्षाभु, संप्राप्ति, मातृ, धमनी, परिषद, स्त्रज, स्तोतकस, वाच, योषित, सरित, प्रावृत, ठीक है, इतना है। उसके बाद आता है नपुंसक लिंग, ठीक है। नपुंसक लिंग में क्या है? पित्त, मधु, अक्षी, वर्तमान, स्तोतस, मनस, सर्पिस, आयुष, सकृत, जगत, ठीक है। इसी में एक आता है फलम शब्द भी, ठीक है, फलम शब्द, ठीक है, ये नपुंसक लिंग में। उसके बाद है सर्वनाम, ठीक है। सर्वनाम में सबसे इंपॉर्टेंट जो है सर्वनाम में शब्द रूप में वो है अस्मद और युष्मद, ठीक है। फिर है तत् शब्द रूप। तत् शब्द रूप जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में बनता है, ठीक है। फिर है एतद, ठीक है, एतद, यद, ठीक है, ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों बनता है। फिर किम, इदम, ठीक है, ये सारी चीज जो है सर्वनाम शब्द रूप है, ठीक है। तो इसका जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में थोड़ा सा चेंज होता है, देख लेना है उसमें, है ना। अब आता है धातु रूप, ठीक है। धातु रूप क्या होता है? ठीक है, तो जो हम लोग भवती, भवता, भवंती पढ़ते हैं, ठीक है, भवती, भवता, भवंती, ठीक है, ये है हमारे धातु रूप। धातु रूप जो है इसमें कौन कौन से पढ़ने हैं हम लोग को? तो पहला है भू, अस, दृश, गम, पच, यद, हन, ब्रु, दा, दिव, नस, ची, दा, दिव, नस, सक, तुद, छिप, रुद, भिद, तन, प्री, ज्ञा, जन, ठीक है। ये सारे जो है धातु रूप पढ़ना है, ठीक है। धातु रूप कितने लकार? अच्छा, लकार एक होता है, ठीक है, लकार को बोलते हैं काल, ठीक है। संस्कृत में से काल शब्द जो होता है उसको ही बोलते हैं संस्कृत में लकार, ठीक है। तो ये जो धातु रूप है कितने रूपों हम लोग को पढ़ना है? तो 5, ठीक है। कौन कौन सा? तो लट लकार, वर्तमान काल, ठीक है। फिर है लिट लकार, भविष्यत काल, ठीक है। फिर है लंग लकार, ये है भूतकाल,
फिर आता है लोट लकार। लोट लकार, लोट लकार जो है आज्ञार्थक। आज्ञा के अर्थ में लोट लकार प्रयोग करते हैं। फिर एक आता है विधिलिंग। ठीक है, विधिलिंग जो है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में। ठीक है, के अर्थ में कहने का मतलब जैसे ऐसा होना चाहिए अगर बोलना है तो वो विधिलिंग में आता है। ठीक है, ये जो है ये हो गया हमारा धातु रूप। ठीक है, उसके बाद जो आता है प्रत्यय। ठीक है, अब प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जैसे उपसर्ग होता है शब्द के पहले लगता है। ठीक है, प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद में लगता है और उसके अर्थ में चेंज कर देता है। ठीक है, तो प्रत्यय कौन कौन सा पढ़ना है? तो है कता, कतवत, तबियत, अनियर, सत्री। ठीक है, सानच, ल्यूट, कत्वा, ल्यप, निनी, तुमुन। ठीक है, ये सारे प्रत्यय पढ़ना। उसके बाद फिर वाच होता है जैसे कर्मवाच, भावाच, करणवाच और कर्मवाच, ये भी पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये चीज है। फिर आता है ये, इसके बाद आता है हमारा विशेषण। अब विशेषण क्या होता है? जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसके गुण बताते हैं। ठीक है, कि अच्छा व्यक्ति है, ये हो गई उसकी विशेषता। ठीक है, तो विशेष होता है जैसे वह व्यक्ति जो है, ठीक है, व्यक्ति हो गया विशेष। ठीक है, और इसकी जो विशेषता है वह हो गया उसका विशेषण, जैसे अच्छा। ठीक है, ठीक है, अब आते हैं पेपर 2 में। ठीक है, इतना जो है जितना सिलेबस अभी हम लोग पढ़ चुके हैं ये है पेपर 1। ठीक है, इसमें संस्कृत का जो है व्याकरण पढ़ना है। अब आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या पढ़ना है इसमें? ठीक है, तो पेपर 2 में जो है, पेपर 2 में जो है इसमें पढ़ना हम लोगों को आयुर्वेद से संबंधित टॉपिक होता है। ठीक है, और इसमें आयुर्वेद का इतिहास भी पढ़ना है। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें? पहला क्या है यहाँ पे? निरुक्ति तथा पर्याय पदानी। ठीक है, निरुक्ति क्या होता है? निरुक्ति मतलब उत्पत्ति। तो क्या उत्पत्ति, किसका उत्पत्ति यहाँ पे पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम लोग शब्दों की उत्पत्ति। ठीक है, जो ये शब्द उत्पन्न हुआ है तो इसकी उत्पत्ति कैसी हुई, इसका जो है कौन सा धातु है, कौन सा लकार है, कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ये देखते हैं, इसका मूल शब्द क्या है, ये सब जो देखते हैं। ठीक है, तो वो शब्द की उत्पत्ति देखना कि कौन सा धातु कौन सा प्रत्यय है। ठीक है, ये है उसका निरुक्ति। फिर उसका परिभाषा कर देना कि ये जो शब्द बना उसका ये है परिभाषा, ये हो गया उसका निरुक्ति। अब पर्याय क्या होता है? उन शब्दों का, जैसे मान लो कि यहाँ पे शरीर है, तो शरीर शब्द को और किस नाम से जान सकते हैं। ठीक है, किस नाम से और बोलते हैं, तो ये हो गया उसका पर्याय। ठीक है, तो कौन कौन सा शब्द पढ़ना है यहाँ पे? ठीक है, पहला है आयु, दूसरा है मन, ठीक है, दूसरा सब पहले आयु है, फिर है शरीर, फिर है मन, फिर अग्नि, जलम, वात, पित्त, कफ। ठीक है, फिर रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इंद्रियम, श्रोत्र, चक्षु, रसना, घ्राण। ठीक है, फिर है धी, धृति, स्मृति, बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मूत्र, पुरीसा, स्वेद, आत्मा, रोग, निदान, रोगी, भेषज, चिकित्सा,
ठीक है, ETC मतलब इतना इतना है पढ़ना है यहाँ पे, निरुक्ति और पर्याय। ठीक है, ये हो गया हमारा निरुक्ति और पर्याय। उसके बाद जो है परिभाषा पदानी। परिभाषा पदानी क्या होता है? ठीक है, परिभाषा मतलब क्या होता है? जो भी शब्द कोई चीज है उसके बारे में बताना, ये है क्या। ठीक है, ये उसका परिभाषा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जैसे आयुर्वेद जो शब्द है, जो शब्द की परिभाषा बताना है। ठीक है, तो आयुर्वेद शब्द मतलब क्या? ठीक है, ये उसका परिभाषा बताना है। ठीक है, परिभाषा पतानी मतलब उसका परिभाषा बताना है। ठीक है, तो पहला हो गया आयुर्वेद, दूसरा है पंचमहाभूतानि, फिर है त्रिगुणम, दोषा, मला, दुष्यम, संसर्ग, सन्निपाता। ठीक है, फिर है द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, गुरु, लघु, प्रकृति, विकृति, चया, प्रकोपा, प्रसरा, स्थान संश्रय, दोष गति, भेद, रस, वीर्यम, विपाक, कार्य कारण भाव। ठीक है, ये सारे जो शब्द है इसको पढ़ना है, परिभाषा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? स्रोतस, कोष्ठा, आमम, विरुद्धा हन। अच्छा, विरुद्धा पहनम ऐसा है। ठीक है, फिर है विरुद्धाहार। ठीक है, विरुद्धाहार मतलब जो आहार उचित नहीं है, वह आहार का ग्रहण करना, वो है विरुद्धाहार। ठीक है, आगे क्या है? विदाही, विष्टम्भी, सात्यम, योग सातम्य, देश सातम्य, अत्यसनम, अध्यसनम, स्थानी, योगवाही, पथ्यम, अपथ्यम, यहाँ पे कुछ है। ठीक है, फिर यहाँ पे है अवस्थापक, वेग, रोधना, समन, लंघन, बृहन, अनुपान। ठीक है, अनुपान यहाँ पे। तो ये जो शब्द है, ठीक है, इन शब्दों की परिभाषा पढ़ना है कि ये जो शब्द है उसका मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। ठीक है, ये देखना है यहाँ पे। बाद देखते हैं, ये हो गया परिभाषा वाला हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है अष्टांग हृदय। ठीक है, अब ये क्या है? जैसे अष्टांग हृदय क्या है? जैसे आयुर्वेद में जो ग्रंथ है, ठीक है, तो सुश्रुत है एक महर्षि सुश्रुत। ठीक है, आयुर्वेद में त्रिमुनि कहा जाता है। त्रिमुनि कहने का मतलब तीन जो है मुनि आयुर्वेद में बहुत योगदान दिए। ठीक है, तो पहला मुनि थे महर्षि सुश्रुत। ठीक है, इन्होंने जो रचना किए थे वो है सुश्रुत संहिता। ठीक है, फिर आए थे सुश्रुत के बाद जो है चरक, महर्षि चरक ने जो रचना किए थे वह है चरक संहिता। ठीक है, फिर एक ऋषि थे, वो थे वाग्भट। ठीक है, वाग्भट की रचना जो थी वो है अष्टांग हृदयम अथवा अष्टांग संग्रह। ठीक है, ये है महर्षि वाग्भट की रचना है अष्टांग संग्रह अथवा अष्टांग हृदयम। ठीक है, तो इसमें जो है केवल पढ़ना है अष्टांग हृदयम। ठीक है, अष्टांग हृदयम अथवा अष्टांग संग्रह जो वाग्भट जी की रचना है। ठीक है, तो इसमें जो है क्या पढ़ना है? ठीक है, पहला है अन्वय लेखन। अब अन्वय क्या होता है? जैसे एक अन्वय, इसमें जैसे बुक में क्या होता है? श्लोक होता है। ठीक है, तो एक श्लोक में उसका जो है श्लोक का अन्वय करते हैं। ठीक है, फिर पद छेद करते हैं,
फिर श्लोक में जो है उसकी हिंदी अनुवाद करते हैं। फिर जो है उसमें कोई जैसे व्याकरणिक टिप्पणी होता है, जैसे इसमें कौन सा दो शब्दों में संधि हुआ है, दो वर्णों में संधि हुआ है, और कौन सा दो शब्दों में समास हुई है, ये बताना होता है। ठीक है, तो ये सब देखना। इसमें कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है, जैसे अष्टांग हृदय में बहुत सारे अध्याय हैं, तो उसमें से कौन कौन सा अध्याय पढ़ना है। पहला है याइस काम्य अध्याय, दूसरा है दिनचर्या, तीसरा है रोगा उत्पादनीय, ठीक है, चौथा है दोषा दि विज्ञानियम, ठीक है, फिर है दोष भेद्यम, फिर है दोष उपकर्मनियम, ठीक है, फिर है द्विधोपकर्मनियम। ठीक है, ये जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इन 7 अध्यायों को पढ़ना है। ठीक है, अब आता है महत्वपूर्ण आयुर्वेद सुभाषित। सुभाषित का क्या मतलब है? सुभाषित मतलब अच्छा भाषित, ठीक है, मतलब अच्छा बोलना। ठीक है, सुभाषित मतलब अच्छा बोलना। ठीक है, तो अच्छा बोलना कहाँ अच्छा बोलना, तो बोल रहा है यहाँ पे आयुर्वेद सुभाषित। ठीक है, आयुर्वेद में जो सुभाषित है उसमें से जो महत्वपूर्ण सुभाषित है, ठीक है, उन महत्वपूर्ण सुभाषितों को श्लोक में दिया हुआ है। ठीक है, तो उसको अध्ययन करना है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ गया कहानी भी पढ़ना है। पंचतंत्र का नाम आप लोग सुने होंगे। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा जी की रचना है। ठीक है, विष्णु शर्मा जी की रचना है। पंचतंत्र किसकी रचना है? विष्णु शर्मा। अब पंचतंत्र में होता क्या है कि इसमें जो है बहुत सारे कहानी होता है, तो उन कहानियों में इंपॉर्टेंट कहानी 5 पढ़ना है। इसमें 5 दिया हुआ है सिलेबस में। ठीक, कौन कौन सा कहानी पढ़ना है? तो अपरिचित कारक, ठीक है, अपरिचित कारक हो गया। अपरिचित कारक में जो कहानी, अच्छा, अपरिचित कारक में जो कहानियां हैं उसको पढ़ना है, जैसे छपनक कथा, ब्राह्मणी और नकुल, ठीक है, कथा पढ़ना है। फिर है लोभाविष्ट चक्रधर कथा, ठीक है, लोभाविष्ट चक्रधर कथा। फिर है सिंह कारक मूर्ख पंडित कथा, सिंह कारक मूर्ख पंडित कथा। फिर है मूर्ख पंडित कथा। ठीक है, ये देखो, इसमें मूर्ख पंडित कथा एक है, दूसरा है सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा। ठीक है, तो ये देख लेना, टोटल 5। पहला छपनक, दूसरा नकुल ब्राह्मणी, तीसरा लोभाविष्ट चक्रधर कथा, चौथा सिंह कारक मूर्ख ब्राह्मण कथा, फिर है मूर्ख पंडित कथा। तो ये 5 कहानियां भी पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद आता है आयुर्वेद इतिहास। आयुर्वेद इतिहास मतलब आयुर्वेद के जो इतिहास है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो इसमें जो है कहने मतलब जैसे हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद की हिस्ट्री पढ़ना है। उसमें क्या है, पहले किस प्रकार से इलाज होती थी, उसमें जो है कौन कौन से बुक है, किसने रचना किया, ठीक है, और समय काल वगैरह पढ़ना होता है ना। ठीक है, तो इसमें है कि आयुर्वेद का इतिहास। ठीक है, आयुर्वेद के इतिहास में जैसे पहला इसमें टॉपिक है इतिहास शब्द। इतिहास शब्द का जो है उत्पत्ति। ठीक है, तो इति हा प्लस आस से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका उत्पत्ति वगैरह पढ़ना है यहाँ पे। उत्पत्ति और निरुक्ति, निरुक्ति का परिभाषा आप लोगों को पहले बताएं कि निरुक्ति का मतलब होता है उसकी उत्पत्ति और उसका जो है परिभाषा। ठीक है, उसके बाद आता है आयुर्वेद का प्रादुर्भाव। आयुर्वेद का प्रादुर्भाव मतलब आयुर्वेद की उत्पत्ति। ठीक है, ये पढ़ना है कि आयुर्वेद का जो है उत्पत्ति कब हुआ। ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद आता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम,
अष्टांग संग्रह, ठीक है। इसके बारे में हम पहले बताएं कि आयुर्वेद के बृहत्त्रयी मतलब बड़ी 3 रचना, ठीक है। बड़ी 3 रचना जो कहा जाता है वो है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ठीक है, ये है। उसके बाद आता है रचनाकार, तो पहले बताएं कि चरक संहिता चरक महर्षि चरक, सुश्रुत संहिता के महर्षि सुश्रुत और अष्टांग हृदय के रचनाकार वाग्भट जी थे, ठीक है। अब आता है भेल संहिता, हारित संहिता और काश्यप संहिता, ठीक है। इन 3 ग्रंथों को, ठीक है, इन 3 ग्रंथों को आयुर्वेद के लघुत्रयी कहा जाता है, जैसे उन तीनों को आयुर्वेद के बृहत्त्रयी, ठीक है, बड़ा 3 रचना। तो इन तीनों को आयुर्वेद के लघुत्रयी मतलब छोटी 3 रचना कहा जाता है, ठीक है, इन तीनों को, ठीक है। उसके बाद हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है लघुत्रयी जैसे माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लघुत्रयी में ये है माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ये जो है भेद और हारित ये दोनों नहीं होगा, माधव निदान, सारंगधर और भाव प्रकाश ये है लघुत्रयी, ठीक है। चलिए ठीक है, बृहत्त्रयी में तो सेम है, लेकिन इसमें माधव निदान, सारंगधर संहिता और भाव प्रकाश संहिता ये है लघुत्रयी। उसके बाद आता है आगे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रादुर्भाव। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का प्रादुर्भाव कहने का मतलब, प्रादुर्भाव का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है। जैसे यूनानी चिकित्सा पद्धति, ठीक है, तो उसकी उत्पत्ति कब हुई, वहाँ पे जो है किस प्रकार से यूनानी चिकित्सा में चिकित्सा की जाती है, ठीक है। फिर है चीनी चिकित्सा पद्धति, ठीक है। फिर सिद्ध चिकित्सा, ठीक है, अश्व चिकित्सा, गज आयुर्वेद, राजा अशोक, अंग्रेजों के समय में आयुर्वेद, ठीक है, अंग्रेजों के समय में जो आयुर्वेद की स्थिति थी उसको भी पढ़ना है। फिर है 1947 से पूर्व आयुर्वेदिक ग्रंथ की प्रकाशन, ठीक है, 1947 जो है उससे पूर्व में जो है आयुर्वेद ग्रंथों की जो प्रकाशन हुआ है उसको पढ़ना है कि कौन कौन से ग्रंथ प्रकाशित हुए थे, ठीक है। फिर है आधुनिक वेद्यों का आयुर्वेद में योगदान। आधुनिक कहने का मतलब इस समय जो है, इस समय मतलब 1947 के बाद से, ठीक है, तो उस समय के समय में जो वैद्य हुए मतलब डॉक्टर हुए, उन आयुर्वेद डॉक्टर, उन लोगों का आयुर्वेद में क्या योगदान है, तो कौन कौन है इसमें, तो है गणनाथ सेन, यामिनी भूषण राय, शंकर गाजी शास्त्री पदे, स्वामी लक्ष्मीराम, यादव जी त्रिक्रम जी, डॉक्टर प्राणजीवन, मणिक चंद्र मेहता, डॉक्टर भास्कर गोविंद घनेकर, दामोदर शर्मा गौड़, आचार्य प्रियव्रत शर्मा, डॉक्टर आर के श्रीकांत मूर्ति, ठीक है, डॉक्टर आर के श्रीकांत मूर्ति। फिर है कविराज द्वारिकानाथ सेन, फिर है वैद्य रत्न PS वारियर, फिर है वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले, ठीक है। फिर वैद्य VJ ठक्कर, ठीक है। तो इन लोगों का जो है आधुनिक वैद्य, ठीक थे, तो इन लोगों का आयुर्वेद में क्या योगदान था, ठीक है। जिससे समिति निर्माण होता तो उसमें थे, इन लोगों ने क्या रचना की, ठीक है, तो ये है। उसके बाद फिर क्या मतलब कोई मेथड दिए, जैसे कि इलाज करने का कोई अपना जो है उपाय, ठीक है, तो ये पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद है आयुर्वेद का सार्वभौमत्व। सार्वभौमत्व कहने का मतलब आयुर्वेद का जो है विभिन्न देशों में, ठीक है, विभिन्न देशों में इसका प्रकाशन मतलब प्रसार किस प्रकार से हुआ, किन किन देशों में इसका प्रसार था, ठीक है, उनको उसको पढ़ना है। तो क्या है, ठीक है, यहाँ पे जो है देशों में, विभिन्न देशों में आयुर्वेद का विस्तार, ठीक है, विभिन्न देशों में जो है आयुर्वेद का विस्तार किस प्रकार से था,
तो देखते हैं यहाँ पे जैसे मिस्र में, श्रीलंका में, कंबोडिया में, ठीक है। तो इन देशों में आयुर्वेद का प्रसार किस प्रकार से था, ठीक है। तो किन लोगों ने करवाया था, ठीक है, प्रसार। जैसे श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक चीज हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका में जो है राजा अशोक जब थे तो अपने पुत्री और पुत्र को श्रीलंका भेजे थे एक बार आयुर्वेद के प्रसार के लिए, ठीक है। तो उसको भी देखना। फिर है विभिन्न समितियां, ठीक है। विभिन्न समितियां कहने का मतलब जो समिति है उसके बारे में पढ़ना है कि इसकी जो है स्थापना कब हुई, ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। फिर है कि स्थापना क्यों हुई, इसमें क्या क्या इसका प्रस्ताव था, किन किन मुद्दों से संबंधित थे, ठीक है। ये सारी चीज पढ़ना है इसमें। जैसे भोरे समिति, चोपड़ा समिति, पंडित समिति, दवे समिति, उडुप समिति, व्यास समिति, संपूर्णानंद समिति, ठीक है। तो इन समितियों को पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है विविध संगठनों का परिचय और कार्य, ठीक है। विभिन्न संगठन जैसे आयुष, ठीक है। फिर भारतीय औषधि परिषद, ठीक है, भारतीय औषधि परिषद। फिर है NCISM, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये पढ़ना है, जिसे AIIA, ठीक है, ये पढ़ना है। उसके बाद है आयुर्वेद विभाग, ठीक है, आयुर्वेद का जो है विभाग पढ़ना है। फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, हिंदू विश्वविद्यालय, और वाराणसी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। फिर जयपुर में जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर, इसको भी पढ़ना है। फिर है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, ठीक है, नई दिल्ली, और नई दिल्ली में जो है RAD, इसको पढ़ना है। फिर आयुष मंत्रालय को भी पढ़ना है कि आयुष मंत्रालय में किस प्रकार से काम होता है, ठीक है, इसमें किन किन मुद्दों के बारे में व्यवस्था है, ये सारी चीज पढ़ना है, ठीक है। तो इतना ही है सिलेबस जो है आयुर्वेद सिलेबस जो है आयुर्वेद BAMS, ठीक है। BAMS में जो संस्कृत विषय है, ठीक है, संस्कृत विषय है, इसमें इतना ही सिलेबस है। इन तथ्यों को पढ़ना है ना। धन्यवाद।